हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम क्लास 11 की कैश बुक के बारे में बात करेंगे कि कैश बुक वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। देखिए, कैश बुक ना इसमें आपका दो टाइप का बनेगा। एक बनेगा सिंगल कॉलम, एक बनेगा सिंगल कॉलम और एक बनेगा आपका डबल कॉलम। ठीक है, एक बनेगा सिंगल कॉलम, एक बनेगा डबल कॉलम। देखिए, जब बात कर रहे हैं हम कैश बुक की तो सीधी सीधी बात है, इसमें क्रेडिट की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इसमें हम वही एंट्री करेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा। अगर कैश आया तो क्या करोगे आप, डेबिट। अगर कैश गया तो क्या करोगे, क्रेडिट। आया गया समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझ लीजिए इनकम होगी। अगर आपकी इनकम हो रही है तो कैश आया मतलब डेबिट, और अगर एक्सपेंस हो रहा है तो कैश गया मतलब क्रेडिट। ओके, बात समझ में आई। तो सिंगल और डबल कॉलम में क्या है, सिंगल कॉलम में ओनली कैश की एंट्री होती है, ओनली कैश की एंट्री होती है। जबकि ये जो डबल कॉलम है इसमें क्या होता है कि कैश और बैंक दोनों की एंट्री होती है, कैश और बैंक दोनों की एंट्री होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि सिंगल कॉलम में हम एक ही कॉलम बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री होगी। डबल कॉलम में दो अमाउंट के दो हिस्से होंगे जिसमें एक कैश और एक बैंक होगा। ठीक है, अब इसका परफॉर्मा कैसे होता है, परफॉर्मा देख लीजिए। इधर सबसे पहले आएगी आपकी डेट, डेट के बाद आपका रहेगा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद आपका अमाउंट। अब देखिए, अगर आप सिंगल कॉलम बना रहे हैं तो सिर्फ एक ही कॉलम बनाएंगे अमाउंट का एक ही कॉलम बनाएंगे कैश। लेकिन आप अगर डबल कॉलम बना रहे हैं तो इसका कैश के साथ साथ बैंक भी आ जाएगा। ठीक है, सेम यही चीजें इधर रहेंगी, डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक। ये है इसका परफॉर्मा। ठीक है, ये इसका परफॉर्मा। तो ये वाला जो साइड होता है यहाँ तक का जो ये साइड होता है ये पूरा का पूरा होता है आपका डेबिट का, और बाकी का जो ये साइड होता है ये होता है क्रेडिट का। ठीक है, अब किस तरह से क्वेश्चन होंगे। यदि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैश के साथ, तो आपके पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पे आप करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, कैश में अमाउंट लिख देंगे। मान लीजिए आप चेक लेके आए हैं, ठीक है, आपको कहीं से चेक रिसीव हुआ है तो यहाँ लिख देंगे चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इन द बैंक सेम डे। आपने चेक रिसीव किया है और उसको डिपॉजिट कर दिया है बैंक में सेम डे। तो जिससे भी आपको चेक रिसीव हुआ है, जैसे 2A मान लेते हैं, 2A से मिला है हमें और डिपॉजिट कर दिया है, डिपॉजिट सेम डे, डिपॉजिट सेम डे। ठीक है, आपने चेक रिसीव किया एंड डिपॉजिट सेम डे, तो उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी क्योंकि पैसे बैंक में गए। आपको क्या देखना है कि पैसा हमारे पास कैश में ही है या पैसा हमारे पास चला गया है बैंक में ही है। ठीक है, अब मान लीजिए आप करते हैं एक वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, सेल गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू सेल, क्योंकि सेल करने से पैसा आता है, कैश में लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स पेड बाय चेक, ऐसे लिखा हुआ है पेड बाय चेक। आपने परचेज किया है लेकिन वो चेक से पेमेंट, यहाँ पे हम सारी डेट्स लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक लेजर फोलियो का भी रहता है, यहाँ एक पतला सा लेजर फोलियो का भी रहता है, उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है, बट कॉन्ट्रा एंट्री लिखने के लिए हम यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे एक बना देते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या परचेज हो रहा है लेकिन पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हम चेक से कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे बाय परचेज, और पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आता है कैश विड्रू, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। मान लीजिए आप कैश विड्रू कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, अब इनके पास जनरल एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप कर चुके हैं जनरल एंट्री, मान लीजिए कैश विड्रू कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो आप इसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ तो लिखेंगे कैश अकाउंट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैश को क्या कर रहे हो आप, कैश को यहाँ क्रेडिट कर रहे हो। किससे क्रेडिट कर रहे हो, ड्राइंग से। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय ड्राइंग। देखिए पर्सनल यूज के लिए जब भी होता है बाय ड्राइंग करते हैं, कैश कर रहे हैं तो कैश से करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कर रहे हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बस इतना ही लिखा है, आगे कोई पर्सनल यूज नहीं लिखा, ऑफिस यूज नहीं लिखा। ऑफिस यूज के लिए लिखेंगे तो भी ऐसे करेंगे जैसे मैं भी बताऊंगी, पर्सनल यूज के लिए होगा तो बाय ड्राइंग करेंगे। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक मतलब आपके पास पैसा आया, बैंक से पैसा गया। आप इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पैसा आया, पैसा कहाँ से आया है, बैंक से आया है। तो जब पैसा आएगा तो आप यहाँ एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। आपके पास पैसा आया है लेकिन पैसा गया भी तो है बैंक से, आपका बैंक अकाउंट भी तो कम हो गया। तो यहाँ छठे नंबर पे दोबारा से लिख के लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बैंक से पैसा गया। इसमें तो दो साइड हो गई। तो जब भी हमारी एंट्री दो साइड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब जिसमें हमारे दोनों ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़े उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो दोनों ही अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, अगला 7 नंबर पे है, मान लीजिए चेक रिसीव्ड फ्रॉम कमल। भाई कमल से आपको चेक रिसीव हुआ है, इसमें तो कैश है ही नहीं ना, पैसा कहाँ आया है भाई, चेक ही तो आया है। जब उस चेक को आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करोगे उसके बाद तो पैसा आएगा। तो आप सिर्फ चेक रिसीव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे उसका, तो बेटा ये ना आपका वर्किंग नोट में जाएगा। आप वर्किंग नोट नीचे बनाएंगे, वर्किंग नोट में आप इसकी एंट्री कर देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। देखिए इसमें कैश तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है। लेकिन अगली ही डेट में अगर आप इस चेक को डिपॉजिट कर दे रहे हैं, ठीक है, अबव चेक डिपॉजिट इन बैंक, तो जैसे ही आप डिपॉजिट करते हैं तो आप ये समझ लेते हैं कि पैसा आ गया मेरे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू चेक इन हैंड करके, टू चेक इन हैंड। देखिए जब चेक आएगा तब हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, जब हम उसको डिपॉजिट करेंगे तब उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। ऐसे टाइम पे कैश बुक में नो एंट्री, जब हम उसको डिपॉजिट करेंगे तब हम उसको यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी चेक को, अब मैं 9वें नंबर पे इसको बिठा के लिख रही हूँ, अगर इसी चेक को चेक एंडोज्ड टू विमल, अब इसी चेक को एंडोज कर दिया। एंडोज का मतलब क्या होता है, पास टू द थर्ड पार्टी या फिर गिव टू अनदर वन। आपने किसी और को वो चेक दे दिया। भाई आपको चेक मिला, आपको कमल से चेक मिला, आपको विमल को पेमेंट करनी है, आपने विमल को दे दिया। इस सिचुएशन को हम कहते हैं एंडोजमेंट, एंडोज कर देना, किसी दूसरे को दे देना। अब वो बंदा उससे पैसे निकालेगा। तो इन दोनों में तो कैश इन्वॉल्व ही नहीं है ना। जैसे ही आप चेक को विमल को दोगे, आप अपनी वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री शो कर सकते हो, विमल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। भाई आपने जो है वो चेक विमल को दे दिया, तो कैश बुक का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, सुनो एंट्री। बात समझ में आ गई। ओके, इसके अलावा अगर आप कभी भी सैलरी पेमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेंस पेमेंट करते हैं, अच्छा 10वें नंबर 9वां नंबर हो गया 10वां। अगर आप वो करते हैं सैलरी बिल, कोई भी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस बिल, टैक्स, कोई भी एनी टाइप ऑफ बिल या एक्सपेंस, कोई भी एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस आप पे करते हैं, ठीक है, तो वो इसी तरफ आएगा बाय, जिस एक्सपेंस का नाम है बाय एक्सपेंस नेम, एक्सपेंस के नेम से। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में एंट्री होगी, अगर चेक से कर रहे हैं तो बैंक में एंट्री होगी, ठीक है। प्लीज ये याद रखिएगा, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में एंट्री होगी, बैंक से कर रहे हैं तो चेक से कर रहे हैं तो बैंक में एंट्री होगी। मान लीजिए इनकम रिसीव हो रही है आपको, इनकम रिसीव। अब इनकम रिसीव कोई भी हो सकती है, इनकम रिसीव भाई रेंट रिसीव हो सकता है,
कमीशन रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। तो कोई भी आपका कमीशन रिसीव हो रहा है तो आप टू और यहाँ पे इनकम का नाम लिखेंगे, इनकम नेम, जिस इनकम से आपको पैसा मिल रहा है। कैश मिल रहा है तो कैश में डालिए, अगर आपको चेक मिल रहा है तो चेक से डालिए। यहाँ मैं स्टार्ट ये डाल दे रही हूँ, इसका मतलब है इफ पेमेंट बाय चेक और रिसीव बाय चेक। ठीक है, अगर चेक से हो रहा है तो चेक से करेंगे, कैश से हो रहा है तो कैश से करेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक और इसमें आता है कि रिटेन 1000 एज कैश एंड डिपॉजिट remaining amount in बैंक। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ 1000 रुपये कैश रखना चाहते हैं अपने पास और बाकी का अमाउंट जो है वो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं बैंक में। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, ये आपको बैलेंस सीडी गिवन है। ये क्या गिवन है? बैलेंस सीडी गिवन है। तो जब हम नीचे इनको बैलेंस करते हैं ना, अभी 11th में आप इतना पढ़ चुके हो कि बैलेंस करना आ गया होगा। जब हम मान लीजिए ये मेरा जुलाई का महीना 31 जुलाई, जब मैं 31 जुलाई को यहाँ पे 31 जुलाई को इसको बैलेंस करूँगी तो मैं यहाँ लिखूँगी बाय बैलेंस सीडी। तो मैं यहाँ ऑलरेडी 1000 रुपये लिख दूँगी। ठीक है, लेकिन मैं कैश का निकालूंगी। कैश मान लीजिए मेरा इधर कितना आ रहा है, मेरा यहाँ पे आ रहा है 12000। तो 12000 में से 1000 कर दे और ये जो खर्चे हैं वो 6000 आ रहे हैं, मतलब मेरा टोटल एक्सपेंस जो 6000 आ रहा है। मैं यहाँ पे भी रखूंगी 12000। ठीक है, तो 6000 में से 1000 तो मैंने यहाँ रख दी, बाकी के 5000 मैं बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ। और जैसे ही मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगी मेरा क्या होगा? बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ 31 की डेट डालूंगी और 2 लिखूंगी, 2 कैश। बैंक में यहाँ 5000 डाल दूंगी और यहाँ ऊपर ही एक लाइन छोड़ के करना, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक और कैश से 5000 रुपये निकाल लिया जाएगा। ये वापस से एक बार ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि रिटेन 1000 एज कैश, मतलब कैश 1000 रुपीज़ रखना है आपको। ये आपका बैलेंस सीडी होता है। आप तुरंत बाय बैलेंस सीडी 1000 डाल दीजिए, उसके बाद अपना बैलेंस निकालिए, कैश अकाउंट का टोटल करिए, उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करिए। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये 1000 रुपये हटाइए, बाकी जो भी पैसा बचेगा वो आप बैंक में से यहाँ से निकाल के बैंक अकाउंट में डाल देंगे और इसको नाम देंगे कॉन्ट्रा एंट्री का। ठीक है, उसके बाद आप अपना बैंक का टोटल कर लीजिए और बैंक का जो बैलेंस सीडी जो भी आएगा वो लिख दीजिए। बात समझ में आ गई? तो ये होता है बैलेंस करना। तो ये आपका एक इंट्रो था आपका कैश बुक का। अब नेक्स्ट क्लास में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन से करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।